गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अर्थात हम यहाँ पर अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जो हमने टॉपिक कल छोड़ा था उसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा हिंट ले लेते हैं। ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने कर लिया, उदाहरण इसके ये कर लिए। कितने प्रकार की होती है वो भी हमने प्रकार पढ़ लिया। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में ऊर्जा के दो मुख्य रूप जो होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसके बाद में जो आपका अध्ययन दिया गया है वो यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का और दिया हुआ है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को हमने बेटा कर लिया है। इसके हमने उदाहरण भी हमने कल आपको 4 लिखवाए थे। तत्पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। देखिए, पाठ का नाम आपका वही है जो चल रहा है पहले से, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यही आपका पाठ का नाम है जो 5 नंबर का आता है। इसके बाद में आपके गति के जो प्रकार चल रहे हैं या ऊर्जा के प्रकार चल रहे हैं, उसमें आपका पहला नंबर हमने कल किया था, जो हमें रखा गया है कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद में हम 2 नंबर पर पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सा है बेटा ये, गतिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, KINETIC। और एनर्जी की स्पेलिंग हम पहले भी लिख चुके हैं। इसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब देखिए बेटा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर आपको यहाँ पर लिखवाएंगे। देखिए, जैसे कि ये पंखा ऊपर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पंखा चल रहा है। पंखा का चलने का मतलब ये नहीं है कि पंखा अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन ये घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये हमें क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसके बाद में हम जब गाड़ी पर बैठ कर के चलते हैं तो वहाँ हम नहीं चलते, कौन चलती है, गाड़ी गति करती है। हमारा शरीर तो उस वस्तु, चाहे आपका कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, प्लेन या ट्रेन, जो भी है, हमारा शरीर उसके अंदर स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं तो हमारा शरीर उस सीट पर ही टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम गति कर रहे हैं, वहाँ गति हम नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं, गाड़ी आगे चल रही है। कौन चल रही है बेटा, आगे गाड़ी चल रही है। और गाड़ी किसके कारण चल रही है, उसके जो पहिए घूम रहे हैं। और जो पहियों की जो गति है वो यहाँ कौन सी है, गतिज ऊर्जा है। कौन सी है, गतिज ऊर्जा। तो ये हमें कैसे प्राप्त होती है, हम गाड़ी में क्या डालते हैं, डीजल या पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल। इसके बाद में उस गाड़ी में एक इंजन लगा होता है और ये इंजन उस फ्यूल को लेता है, सोर्स को लेता है, चाहे आपका डीजल हो या पेट्रोल हो, चाहे कैरोसिन हो या ऑयल हो, कुछ भी हो।
ठीक है। उससे प्राप्त वो हमें क्या देता है, गाड़ी के पहियों को, आपका इंजन चलता है और इंजन से जो एक चैन की सहायता से आपका पहिया घूमता है, और जब पहिया घूमता है तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा कहाँ से होती है, उस वस्तु में निहित ऊर्जा, मतलब उस वस्तु में पहले से ही कोई ऊर्जा सुरक्षित है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उससे प्राप्त गति को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उससे प्राप्त ऊर्जा को हमें गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मेरे अंदर यहाँ से वहाँ तक भागने की क्षमता है, तो क्षमता मेरे अंदर पहले से है, मैं भाग सकता हूँ। तो भागूंगा तो पैरों की सहायता से क्या होगी, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, अपना स्थान परिवर्तन होगा तो गति होगी। और अर्थात किसी वस्तु में निहित या संचित ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए इसको, किसी वस्तु में निहित या संचित, किसी वस्तु में निहित या संचित उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए बताया था कि मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए मेरे शरीर के अंदर क्षमता होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, तभी जाकर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो किसी वस्तु में निहित या संचित, निहित या संचित उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में निहित या संचित ऊर्जा कोमा उसी ऊर्जा के कारण उत्पन्न गति को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें संचित या निहित ऊर्जा के कारण उत्पन्न गति को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए पेड़ से गिरता हुआ जो पत्ता है या फल है वो कहाँ गिर रहा है, नीचे की ओर। तो उस पेड़ पर जब वो पत्ता लगा हुआ है तो वहाँ पत्ता कैसा है, वो स्थिर है, या फल कैसा है, स्थिर है। लेकिन जब वो नीचे आकर के गिरता है उसमें से अलग होने के बाद में, तो उसमें क्या आ जाती है, गति आ जाती है। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, गाड़ी चल रही है, पक्षी उड़ रहा है, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे पेड़ से पत्ता या फल गिरता है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो देखिए नदी में बहता हुआ पानी या उड़ता हुआ हवाई जहाज, नदी में बहता हुआ पानी, तो यहाँ पानी की क्या है, गति है, पानी की क्या हो रही है, गति हो रही है। उड़ता हुआ हवाई जहाज,
या चलती हुई गाड़ी, या चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी या कार। ठीक है, कैसी है वो? चलती है या चल रही है, या तेज हवा, तेज हवा आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो ये सभी क्या हैं? गतिज ऊर्जा के उदाहरण। या जैसे भागता हुआ घोड़ा या भागता हुआ व्यक्ति, ये भी सभी क्या हैं? गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो ये आपको उतार लेना है। इसके बाद में हम इसके लिए एक सूत्र निकालेंगे जो आपके सवाल करने के काम आएगा। तो ये बेटा आपको ये उतार लेना है। देखिए, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको आपको उतारना है। किसी वस्तु में निहित या संचित ऊर्जा उसी ऊर्जा के कारण उत्पन्न गति को गतिज ऊर्जा कहते हैं। पेड़ से पत्ता या फल गिरता है, नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज या उड़ता हुआ पक्षी, चलती हुई गाड़ी, तेज बहती हुई हवा आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रही है, इसमें गति हो रही है। क्या हो रही है बेटा? गति हो रही है। और इस गति के कारण ही यहाँ पर इसमें क्या प्राप्त होती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, ये आपने उतार लिया होगा। अब हम पिछले आधार पर जो आपको एक समझाया था उसी को आगे लेकर के चलते हैं। जैसे कि ये आपका कोई धरातल है या समतल जगह है। इस समतल जगह पर एक आपकी वस्तु ये है और दूसरी वस्तु आपकी इधर ये है। ये आपकी वस्तु B और ये आपकी वस्तु A। ये कैसा है? ब्राह्म अवस्था, या कैसा है वो? स्थिर है। जैसे कि हमने कहा को हवाई जहाज उड़ने से पहले कैसा खड़ा हुआ था? स्थिर खड़ा हुआ था। गाड़ी चलने से पहले गाड़ी कैसे होती है? स्थिर होती है। ठीक है। हम कोई काम करने से पहले उस काम के लिए कैसे हैं? स्थिर हैं। तो ये सभी क्या है? उसकी प्रारंभिक अवस्था या ब्राह्म अवस्था। उसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक अवस्था या ब्राह्म अवस्था। और यहाँ से यहाँ तक ये इसमें क्या पैदा होती है? दूरी। और हम दूरी को क्या कहते हुए आए हैं इस पाठ में? विस्थापन। अब ये वस्तु यहाँ से यहाँ की ओर जाती है, अर्थात इसमें कुछ बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? बल लगाया जाता है। और जब बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या करती है? आगे की ओर खिसकती है। और जब वस्तु आपकी आगे की ओर खिसकती है तो उसमें क्या पैदा होती है? दूरी पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर हमने दूरी को क्या कहा है बेटा? विस्थापन। विस्थापन को किससे दर्शाया गया है? एस से दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिए, इसको हमने यहाँ पर क्या लिया है? U। इसको हमने यहाँ पर क्या लिया है? स्मॉल b। ये इसकी कैसी है? प्रारंभिक अवस्था। कैसा है? प्रारंभिक अवस्था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ U वस्तु के
प्रारंभिक अवस्था है और स्मॉल बी वस्तु की अंतिम अवस्था है। जो गति के बाद में आती है, जो गति के बाद प्राप्त होती है। एस एक विस्थापन है। देख लीजिए, ये अपना छोटा वाला u है, स्मॉल u, ये क्या है, उसकी प्रारंभिक अवस्था है। ये अपना छोटा वाला b है, बैन वाला b, ये कैसी है, उसकी अंतिम अवस्था है। इसके बाद में F एक बल है। F क्या है, यहाँ पर एक बल लगाया गया है। अब देखिए, समझिए इसको। ये आपने उतार लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, जैसे कि हम अपने घर से विद्यालय आते हो आप लोग, या हम भी आते हैं, तो यहाँ पर हमारा घर कैसा है, प्रारंभिक अवस्था है। विद्यालय आते हैं, कैसे आते हैं, किसी साधन से चल कर के आते हैं, व्हीकल से, या पैदल चल के आते हैं, या साइकिल से आते हैं, या आपको मोटरसाइकिल से कोई छोड़ने आते हैं, आपके गार्जियंस। तो ये जो बीच की दूरी है, हम किससे आए, या तो पैदल चल के आए, या गाड़ी में बैठ कर के आए, या मोटरसाइकिल से आए, या साइकिल से आए, तो वहाँ क्या हो गई, गति हो गई। क्या हो गई बेटा, गति हो गई। और उस गति के कारण हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। स्कूल आकर के आपने मोटरसाइकिल को साइकिल को या गाड़ी को आपने रख दिया और आप स्कूल में जा कर के बैठ गए, मतलब क्लास में जा कर के आप बैठ गए। तो स्कूल में आने के बाद में आपकी अवस्था कैसी हो गई, आप स्कूल में भी गाड़ी चलाते रहोगे क्या, नहीं। तो वह कैसी है, आपकी अंतिम अवस्था है। उसको हमने किससे दर्शाया है, बी से दर्शाया है। किससे दर्शाया है बेटा, बी से दर्शाया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, कोई वस्तु ए प्रारंभिक अवस्था से बल लगाकर गति पैदा करके अंतिम अवस्था बी, जहाँ प्रारंभिक अवस्था को आप यू कर लीजिए से, ठीक है, पर पहुँच
जाती है, जो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, जो गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। ये यहाँ पर किसको दर्शा रही है बेटा? गतिज ऊर्जा को दर्शा रही है। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक गति, प्रारंभिक अवस्था को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इसका प्रारंभिक वेग। अंतिम अवस्था पर आपको क्या बोलते हैं? इसको अंतिम वेग। ठीक है, अब देखिए जब आपकी ये वस्तु है तो इसका कोई द्रव्यमान होगा या इसका क्या होगा? भार होगा। क्या होगा? भार होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर कहते हैं यदि किसी m द्रव्यमान, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाकर, F बल लगाकर S विस्थापन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाकर उसमें विस्थापन पैदा किया जाता है। तो विस्थापन पैदा किया जाता है तो द्रव्यमान के कारण वस्तु पर क्या लगता है? त्वरण। इसलिए वस्तु पर त्वरण A, वस्तु पर त्वरण यहाँ आपका क्या लग रहा है? A। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम से। गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, तो ये आपको सीधा याद रखना है बेटा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2AS। ये गति का तृतीय नियम है, समीकरण नंबर 1। ये गति का आपको तीसरा नियम काम में लेना है। अब यहाँ पर जो आपका त्वरण A आया हुआ है इसमें से हमें त्वरण A को निकालना है। तो देखिए पहले आप ये उतार लीजिए, इसके बाद में हम इसको आगे चलते हैं क्योंकि ये समीकरण आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहले बेटा आप ये उतार लीजिए इधर वाला, ठीक है, फिर हम इसको मिटा देंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर हमें त्वरण निकालना है। त्वरण कैसे निकालना है इसका हम करेंगे पक्षांतरण। तो यू स्क्वायर कहाँ जाएगा? उधर में। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। फिर ए को निकालेंगे, इसका भी क्या कर देंगे? पक्षांतरण। वो कहाँ जाएगा? उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं तो इसका क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। समीकरण 1 का पक्षांतरण करने पर तो 2AS बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हमने कहाँ भेज दिया? इधर भेज दिया। ये किसका है? प्लस का है। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यही किया है। इसके बाद में फिर दोबारा पक्षांतरण करते हैं तो हमें मान किसका निकालना है? त्वरण का। तो बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बटे 2 पर S
ये मान हमें निकालना है बस। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। क्या दे दिया बेटा? समीकरण नंबर 2। ये समीकरण आपको सीधा याद रखना है कि गति का तीसरा नियम होता है b² बराबर u² प्लस में 2as। इसमें से हमें पक्षांतरण करके त्वरण a का मान निकालना है। ये हमने यहाँ पर a का मान निकाल लिया है। इसके बाद में हम न्यूटन का दूसरा नियम काम में लेते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से, और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो होता है F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। F को क्या कहते हैं? बल, बराबर m को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, a को क्या कहते हैं? त्वरण। अब a का मान यहाँ से उठा करके हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो F बराबर क्या हो जाएगा? m गुणा b² माइनस का u² बटे 2 गुणा s। अब हम 2s को कहाँ निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो F बराबर 1/2s, 1/2s गुणा m, और ये गुणा में यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा? b² माइनस का u²। देखिए यहाँ से हमने 1/2s को बाहर निकाल दिया, तो इधर क्या बच गया? b² माइनस u², ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया? इस s को कहाँ भेजना है? इधर। तो यहाँ लिखेंगे s का पक्षांतरण करने से, तो जब हम इस x का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? F गुणा s बराबर 1/2 गुणा m गुणा b² माइनस u²। और हम जानते हैं F गुणा s क्या होता है? कार्य का सूत्र है। कार्य के सूत्र में हमने F गुणा s को क्या लिखा था? W लिखा था। क्या लिखा था बेटा? W लिखा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ F गुणा s बराबर W होता है। तो F गुणा s बराबर क्या होता है बेटा? W होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W बराबर 1/2 गुणा m गुणा b² माइनस u², और यही आपको प्राप्त करना है। समीकरण नंबर 3। यही आपके गतिज ऊर्जा के लिए कार्य की समीकरण है। तो एक बार आप इसको उतार लें, इसके बाद में हम इसको यहाँ पर दोबारा समझेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए बेटा, ठीक है, फिर हम इसको आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये बताया गया है कि कोई वस्तु A प्रारंभिक अवस्था U से बल लगाकर अंतिम अवस्था B पर पहुंच जाती है तो गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। यदि किसी m द्रव्यमान के वस्तु पर एक F बल लगाकर S विस्थापन प्राप्त होता है, इसलिए वस्तु पर त्वरण क्या होगा? A होगा। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है? b² बराबर u² प्लस में 2 गुणा a गुणा s होता है। ये गति का तीसरा नियम है। इसमें से हमने पक्षांतरण करके पहले u² को इधर भेज दिया
इधर क्या बच गया, 2AS बच गया। अब यहाँ हमें A का मान निकालना है, 2S कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा। इसके बाद में न्यूटन का दूसरा नियम लेना है और इसको हम कहते हैं F बराबर ma। क्या कहते हैं इसको, F बराबर ma। तो A का मान हम यहाँ पर रख देंगे, जो ये मान प्राप्त हुआ है हमें ये रख दिया है। इसके बाद में 1/2S को हम बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। फिर S का हमें क्या करना है, पक्षांतरण, ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। और हम जानते हैं F गुणा S बराबर क्या होता है, W होता है। और W को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अब देखिए, ये जो आपका कार्य होता है ये आपने उतार लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। और नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए। अब देखिए बेटा, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से किया गया कार्य W बराबर 1/2 गुणा m गुणा b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, हम इसको खोल देते हैं, W बराबर 1/2 mb स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है। b स्क्वायर का इसमें गुणा कर दिया m में, तो ये आ गया। इसमें माइनस चिन्ह, फिर u स्क्वायर को खोल दिया तो आपका ये आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो जो भी आपका यहाँ पर कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता। अतः कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के अंतर भी कह सकते हैं या परिवर्तन के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। किसके बराबर होता है, परिवर्तन के या उन दोनों के अंतर के। ठीक है, ये आपको यहाँ पर उतार लेना है। इसके बाद में अब देखिए, प्रारंभिक अवस्था में गति क्या होती है, शून्य होती है। प्रारंभिक अवस्था में हम जब गाड़ी आपकी चालू होने से पहले उसकी गति क्या होती है, शून्य होती है। गति क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ लिखते हैं 1 नंबर, गाड़ी के प्रारंभिक अवस्था में गति शून्य होती है, इसलिए u बराबर 0। u बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, W बराबर 1/2 mb स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा। अर्थात आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, माइनस में 1/2 m गुणा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा,
W बराबर 1/2mv²। ये आपका समीकरण नंबर 4, क्योंकि इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो आपका ये है समीकरण नंबर 4, ये किसको दर्शाती है, गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। यह गतिज ऊर्जा है। किसकी समीकरण है ये, गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको ये समीकरण आपको याद रखना है। देखिए ये हमने कर लिया। दूसरा नियम F बराबर ma लिया, a का मान रख दिया, ये निकाल लिया, पक्षांतरण कर दिया, ये निकाल लिया। F गुणा s को हमने W मान लिया, ये निकाल लिया। इसको हमने खोल दिया, ये निकल करके ये आ गया। इसके बाद में ये u क्या है आपका, प्रारंभिक अवस्था में गति क्या होती है, शून्य होती है। जब इसका मान हम 0 रखेंगे, पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो आपका कार्य क्या बच जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो W बराबर 1/2mv²। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ प्रारंभिक ऊर्जा तो मतलब है ही नहीं, तो ये आपको उतार लेना है बेटा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अच्छे तरीक़ा से इसको समझ लेना। इसके बाद में हम यहाँ पर आपके लिए आगे की क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपके समीकरण होंगे। समीकरण होने से पहले आपको ये वाला समीकरण आपको अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना है। धन्यवाद।